जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 15 मई है, अमर बलिदानी सुखदेव का जन्मदिन। आज ही के दिन वर्ष 1907 में लुधियाना के नौघरा में उनका जन्म हुआ था। 2 वर्ष पहले मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला और मेरे साथ थे अमर बलिदानी शिवराम हरि राजगुरु के पौत्र सत्यशील जी। एक वीडियो भी उस यात्रा का हमने अपलोड कर रखा है और पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, ये उसी यात्रा के समय उनके जन्म स्थल का खींचा हुआ फोटो है। पर आज हम बात करेंगे उस पत्र की जो सुखदेव ने फांसी से कुछ दिन पहले ही महात्मा गांधी को लिखा था। असल में देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समझौते के बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया और बदले में अंग्रेजों ने गांधी जी के उस आंदोलन में भाग लेते हुए जेल जाने वाले उनके कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया। इस समझौते में उन कैदियों के बारे में कुछ भी नहीं था जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेकर जेल गए थे, सजाएं हुई थी। और बहुत सारे ऐसे थे जो वर्षों से जेलों में सड़ रहे थे, सजाएं भी पूरी हो चुकी थी, रिहाई नहीं हो रही थी। गांधी जी उनकी रिहाई के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, पर वो क्रांतिकारियों से बार बार अपील कर रहे थे कि आप हिंसा का मार्ग छोड़ दें। और गांधी जी की उस अपील से मनोबल कहीं क्रांतिकारियों का टूटने की संभावना बनती थी। इन परिस्थितियों से दुखी होकर सुखदेव ने वो पत्र लिखा। मेरे पास एक पुस्तक है जिसे लिखा सुखदेव के छोटे भाई मथुरा दास ने, मेरे भाई शहीद सुखदेव। इस पुस्तक में सुखदेव का वो पत्र भी है और इस पत्र के उत्तर में गांधी जी ने जो लिखा वो भी संकलित है। गांधी जी को यह पत्र सुखदेव के बलिदान के, फांसी के बाद मिला था, लिहाजा उत्तर भी बाद में ही आया। फांसी के ठीक 1 महीना बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में गांधी जी का उत्तर भी छपा और सुखदेव का पत्र भी उन्होंने छापा था। मैं इस पत्र की कुछ बातें यहां पढ़ के आपको सुनाता हूं और पूरा पत्र भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपको लिंक दिखाऊंगा। यहां एक बात महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि भले ही वैचारिक मतभेद बहुत कड़े थे, लेकिन परस्पर सम्मान में कोई कमी नहीं थी। इस पत्र में सुखदेव गांधी जी को परम कृपालु महात्मा जी कह के संबोधित कर रहे हैं। परम कृपालु महात्मा जी। पहली शिकायत तो उनकी इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में जब अधिवेशन हुआ तो वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, तो फिर उसके बिना आपने आंदोलन विड्रॉ कैसे किया? साथ ही ये भी कहते हैं, ठीक है, आपने वो आंदोलन शुरू किया था, आपको अधिकार था, आपने कर लिया, पर क्रांतिकारियों के संबंध में आप जो अपील कर रहे हैं आंदोलन विड्रॉ करने की, क्रांतिकारी गतिविधियां विड्रॉ करने की, वो सही नहीं है। क्या लिखते हैं सुखदेव, मैं आपको सुनाता हूं। आपके समझौते के बाद आपने अपना आंदोलन बंद किया है और फलस्वरूप आपके सब कैदी रिहा हुए हैं, पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या? सन 1915 ईस्वी से जेलों में पड़े गदर पक्ष के 20 कैदी सजा की मियाद पूरी हो जाने पर भी अब तक जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। जिंदा कब्रों का मतलब यहां यह है कि जैसी अंधेरी बदबूदार कोठरियों में वर्षों से पड़े थे, वो कब्रों से कम नहीं थी। मार्शल लॉ के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। यही हाल बब्बर अकाली कैदियों का है। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र के कैदी अब तक जेल की 4 दीवारी में बंद पड़े हुए बहुतेरे कैदियों में से कुछ हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पे बहुत से कैदी जेलों में ऐसे पड़े हैं। लाहौर, दिल्ली, चटगांव, बंबई, कलकत्ता और अन्य जगहों में कोई आधी दर्जन से ज्यादा षड्यंत्र के मामले चल रहे हैं। बहुसंख्यक क्रांतिवादी भागते फिरते हैं और उनमें कई तो स्त्रियां हैं। सचमुच आधी दर्जन से अधिक कैदी फांसी पर लटकने की राह देख रहे हैं। इन सब का क्या?
लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता 3 कैदी भगत सिंह, राजगुरु और स्वयं सुखदेव कहते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता 3 कैदी जो सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वे कुछ क्रांतिकारी दल का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। यानी हम अकेले नहीं हैं, हमें तो बहुत प्यार, बहुत सहानुभूति पूरे देश से मिल रही है, पर क्रांतिकारी केवल हम ही तो नहीं है। कितने सारे इस देश में हैं जो अलग अलग जेलों में सड़ रहे हैं। यहां अपनी चिंता नहीं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं सुखदेव, देश भर के क्रांतिकारियों की वो बात कह रहे थे। कहते हैं उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। लाहौर षड्यंत्र केस वालों का प्रश्न ही हमारे सामने नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। अपने तीनों के लिए तो यही कह रहे हैं कि हमारी सजा नहीं घटनी चाहिए, हमें तो फांसी होने से ही ज्यादा लाभ होगा इस देश का। पर बाकियों का क्या, जो देश भर की जेलों में उन बदबूदार अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हैं और खबर भी नहीं है किसी को, उनको तो किसी की सहानुभूति भी नहीं मिल रही, देश दुनिया उनकी बात भी नहीं कर रहा है। आगे कहते हैं कि यह सब होते हुए भी आप उन्हें अपना आंदोलन बंद करने की सलाह देते हैं। वे ऐसा क्यों करें? आपने कोई निश्चित वस्तु की ओर निर्देश नहीं किया है। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं और आपकी विनती का अर्थ उनके दल का द्रोह, पलायन और विश्वासघात का उपदेश करना है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आपके लिए उत्तम तो यह था कि आप कुछ अग्रगण्य क्रांतिकारियों के पास जाकर उनसे सारे मामले के बारे में बातचीत कर लेते। अपना आंदोलन बंद करने के बारे में पहले आपको उनकी बुद्धि की प्रतीति कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए था। सुखदेव का कहना यह है कि आप जब ऐसी अपील करते हैं कि आप क्रांतिकारी गतिविधियां, ये हिंसक गतिविधियां बंद कर दें, तो जो क्रांतिकारी देश भर में जो अभी तक आजाद हैं, उनका भी मनोबल टूटता है कि लोग उनका साथ नहीं देंगे। गांधी जी अपील कुछ और कर रहे हैं, और जो जेलों में बंद बड़ी हिम्मत और बहादुरी से अंग्रेजों की सारी यातनाएं सह रहे हैं, उनका मनोबल भी टूटने की संभावना बनती है। तो इससे, ऐसा करने से नौकरशाही की मदद हो रही है, यानी अंग्रेजों की मदद होती है आपकी इस अपील से। कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि आप भी इस प्रचलित पुरानी कल्पना में विश्वास रखते हैं कि क्रांतिकारी बुद्धिहीन हैं, विनाश और संहार में आनंद मनाने वाले हैं। मैं आपको कहता हूं कि वस्तुस्थिति ठीक इसकी उलटी है। वे सदैव कोई भी काम करने से पहले उसका खूब सूक्ष्म विचार कर लेते हैं और इस प्रकार वे जो जिम्मेदारी अपने माथे लेते हैं उनका उन्हें पूरा पूरा ख्याल होता है। इन क्रांतिकारियों को सिर्फ फिरे, भटके हुए और पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो सुखदेव कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि ये जो और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें क्रांतिकारियों के लिए कहते हैं, कम से कम आप जानते हैं कि ये बुद्धिहीन लोग नहीं हैं, ये बहुत सोच विचार कर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आगे लिखते हैं कि क्रांति के कार्य में दूसरे किसी भी अंग की अपेक्षा वे रचनात्मक अंग को अत्यंत महत्व का मानते हैं। हालांकि मौजूदा हालत में अपने कार्यक्रम के संघारक अंग पर डटे रहने के सिवा कोई और चारा उनके लिए नहीं है। एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को कि हम भी कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिलीव करते हैं, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वहां पर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं बल्कि ये डिस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। ये इट इज आउट ऑफ कंपल्शन, इट्स नॉट मैटर ऑफ चॉइस। और आगे कहते हैं कि उनके प्रति सरकार की मौजूदा नीति यह है कि लोगों की ओर से उन्हें अपने आंदोलन के लिए जो सहानुभूति और सहायता मिली है उससे वंचित करके उन्हें कुचल डाला जाए।
अकेले पड़ जाने पर उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। ऐसी दशा में उनके दल में बुद्धि भेद और शिथिलता पैदा करने वाली कोई भी भावपूर्ण अपील एकदम बुद्धिमानी से रहित और क्रांतिकारियों को कुचल डालने में सरकार की सीधी मदद करने वाली होगी। जब क्रांतिकारी अकेले पड़ जाएंगे, देश का समर्थन उनके साथ नहीं होगा, तो अंग्रेजों के लिए उन्हें कुचलना बेहद आसान होगा। और आप जो अपील कर रहे हैं उसके बाद वैसा होना आसान हो जाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि या तो आप कुछ क्रांतिकारी नेताओं से बातचीत कीजिए, उनमें से जो कई जेलों में हैं, और उनके साथ सुलह कीजिए, या वे सब प्रार्थनाएं बंद रखिए। कृपा कर हित की दृष्टि से इन दो में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए और सच्चे दिल से उस पर चलिए। अगर आप उनकी मदद न कर सकें तो मेहरबानी करके उन पर रहम करें, उन्हें अलग रहने दें। वे अपनी हिफाजत आप अच्छी तरह कर सकते हैं। वे जानते हैं कि भावी राजनीतिक युद्ध में सर्वोपरि स्थान क्रांतिकारी पक्ष को ही मिलने वाला है। लोक समूह उनके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब ये जन समूह को अपने झंडे तले समाज सत्तात्मक प्रजातंत्र के उम्दा और भव्य आदर्श की ओर ले जाते होंगे। अथवा अगर आप सचमुच ही उनकी सहायता करना चाहते हो तो उनका दृष्टि बिंदु समझ लेने के लिए उनके साथ बातचीत करके इस सवाल की पूरी तफसीलवार चर्चा कर लीजिए। आशा है आप कृपा करके उक्त प्रार्थना पर विचार करेंगे और अपने विचार सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। सर्वसाधारण के सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। और नीचे लिखते हैं, आपका अनेकों में से एक, अनेकों में से एक, ऐसा उन्होंने लिखा। अब गांधी जी को यह पत्र मिला उनकी फांसी के बाद। फिर गांधी जी ने इसका उत्तर लिखा। वो उत्तर भी पढ़ने लायक है। मैं कुछ अंश उसके भी आपको सुना देता हूं। गांधी जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि अनेकों में से एक, अनेकों में से एक का लिखा हुआ पत्र स्वर्गीय सुखदेव का पत्र है। श्री सुखदेव भगत सिंह के साथी थे। यह पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुझे दिया गया था। समयाभाव के कारण मैं इसे जल्दी ही प्रकाशित न कर सका। बिना किसी परिवर्तन के ही वह अन्यत्र दिया गया है। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं? लेखक अनेकों में से एक नहीं है। ये शब्द सुनने लायक हैं। गांधी जी क्या कह रहे हैं? लेखक अनेकों में से एक नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए फांसी को गले लगाने वाले अनेक नहीं होते। राजनीतिक खून चाहे जितने निंदे हों, गांधी जी निंदा करते थे, राजनीतिक खून चाहे जितने निंदे हों तो भी जिस देश प्रेम और साहस के कारण ऐसे भयानक काम किए जाते हैं उनकी कद्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। और यह आशा रखें कि राजनीतिक खूनियों का संप्रदाय बढ़ नहीं रहा है। यदि भारतवर्ष का प्रयोग सफल हुआ और होना ही चाहिए तो राजनीतिक खूनियों का पेशा सदा के लिए बंद हो जाएगा। मैं स्वयं तो इसी श्रद्धा से काम कर रहा हूं। एक और गांधी जी इन अमर बलिदानियों के साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही ये अपेक्षा भी रखते हैं कि इनके मार्ग पर चलने वाले बहुत सारे लोग नहीं होंगे और जो प्रयोग वे कर रहे थे अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराएं, वो कामना करते हैं कि मैं जिस श्रद्धा से इस रास्ते पर चला हूं, मुझे आशा है कि हम सफल होंगे। हालांकि वो एक विवाद का विषय है कि फिर कैसे आई, उस पर हम आज अब बात नहीं करेंगे। क्या गांधी जी का वो प्रयोग सफल हुआ, नहीं हुआ, आंशिक रूप से सफल हुआ या क्या हुआ, वो एक अलग विषय है। आज उस भाव की चर्चा है जो दोनों ओर से बह रहा था। आगे गांधी जी कहते हैं कि लेखक यह कहकर मेरे साथ अन्याय करते हैं कि क्रांतिकारियों से उनका आंदोलन बंद कर देने की भावना पूर्ण प्रार्थनाएं करने के सिवा मैंने और कुछ नहीं किया है। उल्टे
मेरा दावा तो यह है कि मैंने उनके सामने नग्न सत्य रखा है, जिसका इन स्तंभों में भी कई बार जिक्र हो चुका है, और तो भी फिर से उसे दोहराया जा सकता है। इसके बाद गांधी जी 11 रीजंस देते हैं, कारण देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने ढंग से कि क्रांतिकारियों का रास्ता किस तरह गलत है और मेरा रास्ता किस तरह सही है। तो वो जस्टिफाई करते हैं, वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। आगे फिर इन 11 रीजंस के बाद फिर से गांधी जी आगे लिखते हैं और वो जस्टिफाई वही करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हैं, इनसे नुकसान ही होता है, और ये, लेकिन इसके उलट कुछ दूसरी भी प्रमाण हमें मिलते हैं। गांधी जी जहां कह रहे हैं कि इससे आंदोलन कमजोर होता है, आप जब ऐसी एक्शंस लेते हैं तो इससे अंग्रेजों का काम आसान हो जाता है, देश में फौजी खर्च बढ़ता है और कई सारे प्रतिकूल असर वो बता रहे हैं। लेकिन कुछ प्रमाण हमें इसके उलट भी मिलते हैं। मसलन मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह के बीच चर्चा, जिसका उल्लेख जितेंद्रनाथ सान्याल ने भगत सिंह की बायोग्राफी में किया है, वो अलग से हम उस पर बात कर सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के बाकी नेता और ये क्रांतिकारी, ऐसा लगता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दोनों के बीच पूरी अंडरस्टैंडिंग थी, जहां क्रांतिकारी अपना एक्शन लेते थे और उससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ती थी, ऐसे प्रमाण है। और एक, जैसे मैंने मोतीलाल नेहरू का जिक्र किया, मोतीलाल नेहरू ने तो एक स्टेटमेंट दी थी असेंबली बॉम्ब के बाद कि नाउ इट इज अपॉन द गवर्नमेंट टू डिसाइड हु दे वांट टू टॉक टू। गांधी और बलराज, बलराज के छद्म नाम से पर्चे फेंके गए थे जब बम फेंके गए थे। कहने का आशय उनका ये था कि अब आप डिसाइड कर लीजिए, या तो गांधी जी के साथ समझौता कर लीजिए, नहीं तो इससे देश का युवा बलराज यानी कि वो क्रांतिकारियों के साथ चला गया तो फिर आपको उनसे निपटना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और मोतीलाल नेहरू की इस स्टेटमेंट की अंग्रेजों ने बड़ी आलोचना की थी, तो वो प्रमाण भी हैं। बहरहाल आज हम अमर बलिदानी सुखदेव के इस पत्र की बात कर रहे थे और गांधी जी ने जो इसका उत्तर दिया उसकी। मैंने कहा कि आप इसको इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे ये देखिएगा। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ये गांधी आश्रम सेवाग्राम.org पर आप इसे देख सकते हैं। ये होम पेज, 98 वॉल्यूम्स हैं यहाँ गांधी जी की कंप्लीट राइटिंग्स के। इसी में उस पीरियड का जाके जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे 51st वॉल्यूम है। इस 51st वॉल्यूम में मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये है जो गांधी जी ने उत्तर दिया, जहां वो लिख रहे हैं कि वन ऑफ द मैनी इज द लेट सुखदेव्स लेटर। तो ये उनका पत्र है, उत्तर है, जिसमें वो अपने वो सारे कारण भी गिना रहे हैं। और सुखदेव ने जो लिखा था वो भी लास्ट में यहां पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा यहां ये अपेंडिक्स में आप देखेंगे लेटर फ्रॉम सुखदेव, ये भी है। तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो गांधी आश्रम सेवाग्राम.org पर जाएं, वहां गांधी जी की कलेक्टेड वर्क्स में वॉल्यूम 51 ओपन करें, वहां पे ये अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उस अमर बलिदानी सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि वैसे तो शब्दों में ना हो के हमारे आचरण में हो। वो देश के लिए मर मिटे, हम देश के लिए जीने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।